अवनीश जी, उत्तर प्रदेश में एक माफिया मुख्तार अंसारी के लिए उत्तर प्रदेश का वो बहुत बड़ा गुनाहगार रहा है, दोषी रहा है। परंतु मीडिया, चूंकि आप खुद मीडिया से हैं, मीडिया उसको इस तरह से हीरो क्यों बना रहा है? मीडिया किस मेंटलिटी के तहत जो है मुख्तार अंसारी को हीरो बनाने का प्रयास कर रहा है? देखिए, मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिस तरीके से तमाम हिला हवाली और रुकावटें डालने के बाद पंजाब सरकार के तरफ से, हालांकि देखिए, मैं किसी के परिवार अगर कोर्ट जाता है कोई रहम लेने के लिए या कोई रिलैक्सेशन लेने के लिए, तो उसका हक बनता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस शासित पंजाब ने एक ठेकेदार की तरह मुख्तार अंसारी को पंजाब से न भेजे जाने के लिए हर दांवपेच कोर्ट से लेकर और प्रशासनिक स्तर तक किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर मुख्तार अंसारी को रोपड़ से उत्तर प्रदेश भेजने का, उत्तर प्रदेश की सरकार को सुपुर्द करने का फैसला दिया। कल यानी 10वें दिन, 15 दिन की कुल मियाद थी, 10वें दिन उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया था मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में भेजे जाने का, तो साथ में सुरक्षा और सेफ्टी जो पूरे प्रिकॉशन है उसको भी लेने का ये स्पष्ट निर्देश था। तो एक पूरी एसओपी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके ताकीद के बाद, हालांकि जिस तरीके से 150 के लगभग और 25 के लगभग गाड़ियों का काफिला, 150 के लगभग पीएससी और पुलिस के और स्पेशल कमांडोज जिस तरीके से गए थे, तो ये कोई एक सामान्य रूप तरीका नहीं है एक कैदी को दूसरे एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर करने का। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जो ऑर्डर था, उसके हिसाब से काम कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार। तो मीडिया में अगर फर्राटा लेती हुई 150 मैन पावर की एक पूरा लश्कर, जिसमें कि 20-25 गाड़ियां इन्वॉल्व थी, जिस तरीके से कल रोपड़ से लेके और बांदा पहुंचने तक ये पूरा तमाशा हुआ, मैं बड़े दुख के साथ इसको तमाशा कहूंगा। ये कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल ठीक है, स्थापित मीडिया के अपने मूल्य हैं, अपने मापदंड हैं, उन्हें हर चीज पर 30 सेकंड के हिसाब से बेचनी होती है, तो ये शायद इस तरह की कोई मजबूरी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब से बांदा जेल, रोपड़ से बांदा जेल ले आए गए हैं मुख्तार अंसारी, खबरें बता रही हैं 4:30 के आसपास पहुंचे हैं, चाय दी गई, चाय नहीं पिया उन्होंने, 2 घंटे सोए, 2 घंटे सोने के बाद अवनीश जी एक और खुलासा हुआ, क्योंकि पंजाब में रुकने के लिए, जैसे प्रियंका राहुल की जो पार्टी है कांग्रेस, और उसके जो मैं कहूंगा उनके मुख्यमंत्री जो है अमरिंदर सिंह, उन्होंने पूरा जोर लगाया और मुकुल रोहतगी जैसा बड़ा वो लॉयर किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि मुख्तार अंसारी बीमार है और उसे व्हील चेयर पे लाया गया। लेकिन कल जब बांदा जेल पहुंचा तो वो व्हील चेयर से उतर के अपने पैर पर चल रहा था, यानी वो झूठ बोल रहा था। और बांदा जेल के अंदर जब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, परीक्षण हुआ, तो उसमें पूरी तरह से फिट पाया गया। यानी अदालत को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने, एक स्थापित पॉलिटिकल पार्टी ने, एक माफिया का मदद किया। वो न बीमार था, न उसके टांग टूटे थे कि व्हील चेयर पे हो, लेकिन जिस तरह से कानून का मजाक उड़ाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया और मीडिया ने भी इस पे सवाल नहीं उठाया, ये क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा खतरनाक ट्रेंड है? हर कोई इस तरह से झूठ बोलता हुआ अदालत की आंखों में धूल झोंकेगा। देखिए, अगर मैं इसको मजाक में कहूं तो ये भी कहा जा सकता है कि पंजाब की जेल में जो मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठा, बेचारा बीमार,
चल नहीं पाने की स्थिति में व्हीलचेयर पर घुमा करता था। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की बांदा जेल पहुंचते पहुंचते वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो इसको इस रूप में भी लिया जा सकता है, लेकिन मतलब कि निश्चित रूप से योगी जी के डर से उसका टूटा हुआ पांव जुड़ गया, हम ये कहें? ये बिल्कुल कहा जा सकता है। जिस जिस और ये भी कहा जा सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने जिस बीमार को अपनी जेल से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हवाले किया, घंटों के भीतर योगी आदित्यनाथ की बांदा जेल पहुंचते पहुंचते वो बीमार व्यक्ति जो कुछ घंटों पहले तक व्हीलचेयर पर चलने को मजबूर था, अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाता है। और यही वो डर था मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति के अंदर। वो जानता है कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जेलें वो जेलें नहीं हैं जहां कोई डीएम, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाम को उनके साथ बैडमिंटन खेलने आएगा। अब उत्तर प्रदेश की जेलें वो जेलें नहीं हैं जहां उनके मछली खाने के शौक को पूरा करने के लिए तालाब खुदवाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की जेलें वो जेलें नहीं हैं जहां वो दरबार लगाया करेंगे। इसलिए उनको पता है कि उनके गुसल खाने में पानी खुद डालना होगा। ये बात भी यहां बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को कोई भी वीआईपी या अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जाने वाली। और जैसा कि आपने अभी बताया कि उसके मेडिकल जांच के बाद अब ये साफ हो चुका है कि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से स्वस्थ है, तो उसको बीमार व्यक्ति की भी कोई सुविधाएं नहीं दी जा सकती जो रोगियों को दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी के दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मुझे कल सुबह से गिनती के लिए भी बैरक के में खुद खड़ा होना है, गुसल खाने में पानी भी खुद डालना है, वजू भी खुद करना है, उसके पानी का इंतजाम भी खुद करना है, अगर नहाना है तो उसके लिए बाल्टी भी खुद भरनी है। और घंटों के भीतर उनका मर्ज जाता रहा और वो अपने पैरों पर खड़े हैं साहब। अवनीश जी, एक और बात है कि मीडिया ने ये तो छुपाया ही कि वो बीमार असल में नहीं था। हो सकता है मीडिया को पता नहीं हो, पर अदालत को गुमराह करने के लिए कांग्रेस एक पार्टी ने, भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने एक अपराधी के साथ मिलकर गठजोड़ किया अदालत को गुमराह करने के लिए। ये तो स्पष्ट हो गया आज। दूसरी बात यह है कि जब मुख्तार अंसारी अभी गिरफ्तार हुआ तो एक वितंडा जो चल रहा है कि राजनीति खानदानी विरासत, उनके जो आजादी से पहले उनके जो दादा थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके जो चाचा है वो उपराष्ट्रपति थे। ये मीडिया क्यों नहीं बताती है कितना बड़ा क्रिमिनल था, कृष्णानंद राय का हत्यारा था? इस पे जोर देने की जगह उसे खानदानी, ये क्या सेकुलर पत्रकारिता हो रही है यहाँ? मुझे तो लगता है कि ऐसी खबरें चलाने वाले और ऐसे अलंकारों से नवाजने वालों का धन्यवाद देना भी बनता है। यहाँ ये बात स्वतःस्फूर्त स्थापित और सिद्ध हो जाती है कि जिसे आप, और वो फैक्चुअली है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, उससे क्या संबंध है मुख्तार अंसारी के? बिल्कुल, जब ये कहा जाता है कि वो एक इतने बड़े खानदान, कांग्रेस के भूतपूर्व कभी अध्यक्ष रहे, उनका पौत्र है, इतनी बड़ी लेगेसी है, उसी के परिवार से उपराष्ट्रपति होते आए हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस मतलब अवनीश जी, एक अखबार का मैं आपको एक पैरा सुनाता हूं, आप देखिएगा कि पत्रकारिता और कितना गिरेगी, इस पे थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस नहीं, भारतीय जोड़ना उसमें जरूरी था। दादा का नाम भी मुख्तार ही था, जबकि उनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान परमवीर चक्र विजेता थे। वहीं उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा हैं। जबकि बड़े भाई अफजाल अंसारी 2019 के चुनाव में मोदी लहर होने के बावजूद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को गाजीपुर से हरा चुके हैं। मुख्तार भी 5 बार विधायक रहे हैं। तो क्या सारे अपराध उसके धुल जाते हैं? संदीप जी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इन्हें हर हाल में महानता बेचनी है,
सही ठहराना है। जरा याद कीजिए, बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों का जब सफाया होता है तो उसे उसके पीछे कोई लेगेसी नहीं मिलती, खानदानी परमवीर चक्र विजेता नहीं मिलता, बड़े बड़े लायर नहीं मिलते, जस्टिस नहीं मिलते, कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं मिलता। तो वहां क्या खेला जाता है? विक्टिम कार्ड। और कैसे ग्लैमराइज किया जाता है? एक गरीब मास्टर का बेटा, वहां एक गरीब मास्टर का बेटा होता है। तो चाहे गरीब मास्टर का बेटा कह के बेचने की बात हो, या इतनी बड़ी लेगेसी और खानदानी पृष्ठभूमि, ब्रिगेडियर और परमवीर चक्र विजेता और कांग्रेस के इतने बड़े और उतने बड़े, तो ये दोनों एक ही तरीका है, दोनों अलग अलग पैकेजिंग में बेची जा रही चीजें हैं। इसके पीछे मानसिकता सिर्फ एक है कि जहां विक्टिम कार्ड के तौर पर बेचना जहां ना हो, वहां बुरहान वानी के बुरहान वानी को बेचारा कहिए और कहिए कि एक गरीब मास्टर का लड़का था, और जहां मुख्तार हाँ ये हाँ बोलिए कि एक ऐसी लेगेसी के पीछे से आता है, एक ऐसी लेगेसी मेरे परिवार के इसके पीछे है। तो ये दोनों मानसिकताएं एक हैं, इसलिए मैंने कहा इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। ये वही जमात है, ये पत्रकारिता का वही घटिया स्तर है, और पोसुआ और दरबारी पत्रकारिता। आज गोदी मीडिया जैसे शब्द गढ़े जाते हैं। गोदी पुरानी किसकी है? इस देश में 65 साल सत्ता किसकी रही है? तो सत्ता की गोदी की उम्र ज्यादा किसकी है? ऐसी गोदियों, ऐसे पुराने गोदियों में ज्यादा पाले और पोसे और गए हैं, अब या अवनीश जी जिनकी मैं तो सत्ता की उम्र कुल अभी 6 साल 7 साल हुई, उस गोद में इतने ज्यादा लोग पाल लिए गए। अवनीश जी थोड़ा सा इंडिया स्पीक डेली पे हम बड़ा साफ साफ बोलते हैं। गोदी मीडिया रचने वाला बकायत पांडे ने मुख्तार पे कितने जार जार आंसू बहाए, कुछ है आपको रिपोर्ट इसके बारे में? देखिए, जहां तक जहां तक रवि बकायत पांडे, बकायत बकायत पांडे जी के बारे में ही अगर मैं कहूं पर तो शर्मा जी पांडे नहीं, पांडे तो एक टाइटल है, पांडे बोलते हैं हमारे पांडे यहाँ बिहार में, जो बहुत ही कुटिल चरित्र का होता है वो पांडे बोलते हैं उसको। जी 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 पांडे जी तो जाती है, पांडे के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मुझे पांडे मुझे है वो। मुझे हंसी आती है कि जो टीवी न देखने की सलाह हर शाम टीवी पर आके टीवी की स्क्रीन पे टीवी के कैमरों के सामने ही कहा करते हैं, जो वैश्विक महामारी कोरोना जैसे समय में भी सरकार की एक तरफा और अंध आलोचना के अतिरिक्त तो कुछ नहीं करते रहे, कोरोना पर शंका और शुबहा करते रहे। आज लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, किसी ने बकायत पांडे को अपने घर से बाहर निकलकर कोई कार्यक्रम करते हुए नहीं देखा होगा। तो आज भी स्टूडियो नहीं जाते। जो कभी विक्टिम कार्ड खेला करते थे कि मुझे मारने की धमकियां आ रही हैं, वो किन वजहों से पिछले 1 से ज्यादा सालों से घर में बंद है। तो अच्छा है, उनको स्वस्थ रखे ईश्वर, वो स्वस्थ रहे और इसी तरह अपनी पत्रकारिता के काले कारनामे अंजाम देते रहें, और गाहे बगाहे अगर हो सके तो कभी खुद को विषय बना के भी कभी अपने टीवी का स्क्रीन काला कर लें, तो कुछ हो सकता है कि उनके कर्मों का कालापन कुछ कम हो, दूर हो। जी। तो मुख्तार पे वापस आते हैं। मुझे याद आता है अवनीश जी, मैंने अपनी पुस्तक की राजयोगी में एक घटना का जिक्र किया, आजमगढ़ मऊ में उस समय दहशत था। मैं वहीं आना चाहता था। मैंने अपनी इस पुस्तक में एक घटना का जिक्र किया था, आजमगढ़ मऊ की घटना है कि वहां दंगे हो रहे थे और ये जो मुख्तार अंसारी की एक चुनौती थी, और योगी वहां पहुंचे थे उस समय, और एक उनके गाड़ी पे बम भी मारा गया था, लेकिन वो काफिले में अपनी गाड़ी के पोजीशंस को बदल के रखते थे, योगी उस समय थे। तो जब योगी एक मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वहां घुसकर उनको चुनौती दी थी कि तुम दंगा करोगे तो तुम्हें लठ बजाया जाएगा। आज तो वो मुख्यमंत्री हैं और शायद ये डर मुख्तार अंसारी को, उस जमाने का डर शायद आज भी उसको सता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस उस पूरे घटनाक्रम का, मैं ये कई जगह मुख्तार कैसे लाए गए इसकी आरती तो रात भर चैनलों ने उतारा है, मुख्तार के क्या क्या कारनामे रहे हैं
इसको लोग जान ही रहे हैं। मुख्तार की क्या पारिवारिक महान सो-कॉल्ड विरासत रही है, इसके बारे में गिरोह बता ही रहे हैं। तो मैं चाहता भी था कि जरा सा समराइज कर दूं कि क्या रिश्ता है योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच, वो कौन सा कनेक्शन है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको जान लेना। बहुत सारे लोग उस पूरे घटनाक्रम को नहीं जानते होंगे। आपने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, मैं उसी को थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। 2005 की बात है। 2005 में मऊ दंगे होते हैं और मऊ ही कार्यक्षेत्र मुख्तार अंसारी का। मऊ दंगों के बाद व्यापक जनहानि होती है बहुसंख्यक समुदाय की, और योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस समय उत्तर गोरखपुर से सांसद थे। आदित्यनाथ जी ये घोषणा करते हैं कि मैं मऊ जाऊंगा, और लगभग 12-15 गाड़ियों का काफिला महाराज जी उस समय एक टाटा की सफारी गाड़ी, वो भगवा कलर की सफारी गाड़ी आज भी मंदिर में है, उस गाड़ी से चलते थे। और उत्तर प्रदेश गोरखपुर का जो जिला है उसका अंतिम गोरखपुर बनारस राजमार्ग पर बड़हलगंज के बाद सरयू नदी आती है। सरयू नदी पे पुल है और उस पार दोहरी घाट, मऊ का जो मऊ जिले का दोहरी घाट आता है। दोहरी घाट में उनको रोक लिया गया, उनके काफिले को रोक लिया गया, और ये कहते हुए कि आगे आपके जाने से अशांति फैलेगी, योगी आदित्यनाथ जी को वापस कर दिया जाता है। 2005 की बात है, मऊ दंगों के तुरंत बाद। और उन्हीं मऊ दंगों में, जिन्हें न याद हो, आज सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें टहल रही हैं, जब एक ओपन जिप्सी की हुड पर बैठ के मुख्तार अंसारी उन दंगाग्रस्त इलाकों में बेखौफ घूम रहा होता है और बड़ी ही अराजक मुद्रा में घूम रहा होता है। 2005 के बाद बात यहीं तक व्यक्तिगत, ये पहला मौका था जब मुख्तार अंसारी और गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ जी के बीच कोई एक कड़ी जुड़ती है औपचारिक रूप से। इस घटना के 2005 के बाद 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में ऐलान करते हैं। उस समय आजमगढ़ बेस आतंकी घटनाएं मऊ, आजमगढ़ और उसके आसपास रसड़ा और इन तमाम इलाकों में, गाजीपुर, ये बड़ा एक अजीब से, उस समय सत्ताएं भी ऐसी थी उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक सत्ताएं, सपा बसपा, तो एक अजीब सा माहौल था और कई आतंकी घटनाएं और आतंकी घटनाओं का कनेक्शन आजमगढ़ से जुड़ा। योगी आदित्यनाथ जी ने 2008 में फिर ऐलान किया गोरखपुर से कि हम आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ जाने के लिए यहां से लगभग गोरखपुर से 40 गाड़ियों का काफिला उसी राजमार्ग से, गोरखपुर बनारस राजमार्ग से पहुंचा। वहां पर बड़हलगंज क्रॉस किया, मऊ जनपद के दोहरी घाट कस्बे में पहुंचा, और जैसे आज आगे बढ़ता गया, दोहरी घाट तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा काफिला लगभग 100 से 150 गाड़ियों का, 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों का मिला के हो चुका था। 7वें नंबर पर एक औपचारिक पुलिस की जिप्सी हुआ करती थी, जो सांसद के रूप में मिली हुई थी योगी आदित्यनाथ जी को। एक आगे पायलट जिप्सी, और उसके बाद 5 गाड़ियां और, यानी 6 गाड़ियां आगे, 7वीं गाड़ी जिस टाटा सफारी की मैं बात कर रहा हूं, वो टाटा सफारी जिसमें योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए थे। ये काफिला लगभग 100 से 125, 150, 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों का जब आजमगढ़ में एंटर कर रहा होता है, तो अचानक सबसे पहला एक पत्थर सीधे उस 7वीं गाड़ी, काफिले की 7वीं गाड़ी पर आके लगता है और कांच तोड़ता हुआ अंदर जाता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए। योगी आदित्यनाथ जी को पहले से ही इस बात की आशंका थी। इसका यह अर्थ नहीं कि तैयारी यहां से भी नहीं, यहां से भी थी, लेकिन सुरक्षात्मक तैयारियां थी। और उसके बाद पूरे काफिले पर हमला की शुरुआत। आप सोचिए, इतना बड़ा दुस्साहस, काफिले पर हमला करना
यहाँ रोज वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं ममता और तृणमूल के राज में। लेकिन एक काफिले पर हमला, सीधे सीधे उस काफिले के मुख्य व्यक्ति की गाड़ी पर पथराव से शुरुआत किया जाता है, ये दुस्साहस दिखाता है। और उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्तार अंसारी को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद सपा और बसपा शासन में आपने कांग्रेस का नाम ले लिया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से मुख्तार अंसारी को 2 साल, आप सोचिए जरा दोनों के बीच में क्या गजब के रिश्ते थे। मैं अवनीश जी एक लाइन मैं योगी जी का कहा हुआ उन्हीं का बयान कोट करता हूं उसी आजमगढ़ पे। उन्होंने क्या किया था कि गाड़ी जो 7वें पोजीशन पे थी उसको एक जगह रुक के वो अपनी गाड़ी को 3रे पोजीशन पे ले जाते हैं, और जो 7वें पोजीशन पे थी उसमें प्रमोद कार्यकर्ता को बैठाते हैं जहां पे हमला होता है, और उसके बाद उनपे बम से भी हमले होते हैं। फिर वो कहते हैं बाद में मीडिया से मुझ पर जो हमला हुआ है वह एक आतंकवादी हमला है जिसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी बन चुका है, वो कह रहे हैं उस जमाने में। यदि मैं उस दिन सचेत नहीं होता तो आज इस दुनिया में नहीं होता। मेरी सूचना थी कि मुझ पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों से कुछ पुलिस वालों की भी मिली भगत है। तो आज जो ये ये जो आपसे कहें ये जो मुख्तार है, आजम खान मेरे मुंह से आ गया, मुख्तार अंसारी है, ये पुलिस वालों के साथ मिलकर, और इसीलिए आज आप देखेंगे कि बांदा जेल से भी कई अधिकारी हटाए गए हैं क्योंकि 16 अधिकारी हटाए गए हैं। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों की मिली भगत थी जिस कारण उन्हें काफिले में मेरी गाड़ी की स्थिति का पता चल गया था। महाराज जी की गाड़ी के साथ जो काफिला चल रहा था उस काफिले में पुलिस वाले ने फोन करके मुख्तार अंसारी को बता दिया था कि आदमी 7वें नंबर की गाड़ी में है, और महाराज जी ने चकमा देकर 3रे नंबर की गाड़ी में वो चले गए थे। तो वो आज इस बांदा जेल से जो 16 अधिकारियों को हटाना पड़ा है वो इसलिए कि आज जो डिप्टी एसपी शैलेश सिंह कह रहे हैं कि आज भी पुराने अधिकारी बैठकर उस माफिया राज को लाना चाहते हैं, वो महाराज जी 2008-9 में ये बता चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर बड़ा साफ साफ कहा जाए मुख्तार अंसारी के राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक जुड़ाव पर, तो ये पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि कांग्रेस तो खुद ही क्लेम कर रही है। कांग्रेस ने क्लेम ही नहीं किया। ये जो आपने अभी एक पैरा पढ़ के सुनाया था कि उसके पारिवारिक लेगेसी के बारे में कैसे कहा गया, तो कांग्रेस वहां नैतिक क्लेम कर रही है, कांग्रेस की तरफ से ये ऐसे पत्रकार। और कांग्रेस की पंजाब सरकार ने 2 साल, आप जरा सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला दर्ज होता है मुन्ना बजरंगी की हत्या होने के बाद। जेल में मुन्ना बजरंगी की जब हत्या हो जाती है तो मुख्तार अंसारी को समझ में आ जाता है कि अब उसके उत्तर प्रदेश में रहने के दिन गए। तो मुख्तार अंसारी अपनी व्यवस्था करता है और उस व्यवस्था के तहत एक केस उगाही का, यानी पैसा वसूली का एक केस पंजाब में दर्ज होता है, और उस केस में हाजिरी के पर पंजाब पुलिस आती है, और ऐसे मामले जिसमें कि फटाक से जमानत मिल जाती है, कोई बहुत ऐसा मामला नहीं होता है, उसमें जमानत मिल जाती है, और 2 साल तक मुख्तार अंसारी पंजाब में रह जाता है। ना तो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उसको वापस पेशी के बाद भेजने का प्रयास करती है, और ना ही मुख्तार अंसारी 2 साल तक कोई बेल एप्लीकेशन लगाता है पंजाब रहते हुए। तब तो पंजाब की जेल उसके लिए बड़ी रास आ रही थी। तो ये तो रहा कांग्रेस का। और उसके बाद ये जग जाहिर है कि मुख्तार अंसारी ने अगर राजनीति की तो निर्दलीय की, पार्टियों से की तो सपा के साथ की, बसपा के साथ की। तो सपा और बसपा के साथ खुद मुख्तार अंसारी राजनीति कर चुका है, टिकट पर चुनाव लड़ चुका है, पद पा चुका है, उसका भाई आज भी सांसद है। और कांग्रेस के साथ उसका पारिवारिक और खानदानी रिश्ता है। अगर किसी से राजनीतिक रिश्ता मुख्तार अंसारी जैसे आतंकी चरित्र और अपराधी चरित्र के व्यक्ति का नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये ये एक सच है, इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता। अवनीश जी कह सकते हैं कि कांग्रेस, सपा और बसपा का ज्वाइंट वेंचर है ये?
ये कह सकते हैं कि जी, मुख्तार मैं आपकी अंसारी, बात सुन नहीं पाया। मैं जरा सा कहा रिपीट कराइए। ये कह सकते हैं कि मुख्तारी अंसारी जैसे माफिया कांग्रेस सपा बसपा के ज्वाइंट वेंचर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आजादी के पहले का आतंक का वो उपक्रम है जिसको कांग्रेस ने शुरू किया। आप लाइन बाय लाइन वैसे ही चलिए। मुख्तार इनके परदादा जो आजाद कांग्रेस के दादा थे। राष्ट्रीय, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो वहां से ये इंडस्ट्री शुरू हुई और जब तक कांग्रेस का राज उत्तर प्रदेश में रहा तब तक पलते रहे। जब कांग्रेस का यहां लीगेसी खत्म हुई उत्तर प्रदेश में और बारी बारी से सपा और बसपा के राज आते गए, तो फिर इन्होंने लोकल वेंचर बनाया। तो ये बिल्कुल वो फैक्ट्री है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आज किसी ने ट्विटर पे मुझसे ट्विटर पे किसी ने पूछा कि ये इतने बड़े खानदान से जुड़े हुए हैं तो अपराधी क्यों निकले? हमने कहा वाह, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है इसलिए AK-56 उठा के आतंकवादी बन जाता है। ये तर्क। और जिसका दादा परदादा इतने बड़े लोग, इतने धनाढ्य जमींदार परिवार से, वो भी अपराधी बन जाता है। अब ये दो विपरीत चीजें हैं। जिसके पास खाने को नहीं वो भी अपराधी बन जाता है, AK-56 उठा के निकल लेता है। और जिसके पास खाने लुटाने को दुनिया भर की चीजें हैं वो भी अपराधी बन जाता है। अवनीश तो जी, आखिर ये दो विपरीत चीजों में कॉमन चीज क्या है? मैं वो नाम नहीं लूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि कोई अजहब या मजहब जैसी चीज कॉमन है। कोई तो आखिर कुछ तो है। कुछ हरा टिड्डा जैसा है, पर इसका तो डीएनए ऐसा है कि इसका चाचा देश का उपराष्ट्रपति रहे और ये हमें शर्म आती है कि भारत का उपराष्ट्रपति ऐसा था जिसने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को तबाह नेस्तनाबूद करने के लिए काम किया आरोप के मुताबिक, और ईरान का राजदूत रहते हुए। तो इसके तो खानदान में कांग्रेस यही अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस को भी शर्म आना चाहिए कि उसके एक पूर्व अध्यक्ष की चौथी पीढ़ी इतनी बड़ी आतंकवादी, इतना बड़ा अपराधी निकलता है। ये हमने सुना है कि कांग्रेस अपने शर्म का जो है तौलिया जो है इटली में गाड़ आई है। मुझे तो ये समझ में आता है, इसीलिए नंगी घूम रही है भारत में 2014 के बाद। तो ये बहुत अच्छा निष्कर्ष रहा।